बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलक शहजाद साहब ने आज बड़े खड़ा किए हैं। उन्होंने क्या खड़ा कर दिया, कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान रियाज खान साहब आज एक और मुकदमे में डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनकी रिहाई हो चुकी है। इमरान रियाज खान साहब को मैं एक मशवरा दूंगा ताकि वो आइंदा गिरफ्तार ना हो सकें। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा अफजल मजोका साहब, जिसके पास अब इमरान खान का इद्दत में निकाह वाला केस आया हुआ है, उन्होंने ये कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन के अंदर इस केस का फैसला सुना दूंगा। इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मलक शहजाद साहब जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उन्होंने आज तकरीर के दौरान बड़े जबरदस्त किस्म का खिताब किया, बड़ी अहम बातों को डिस्कस किया, लेकिन खास तौर पर उनकी जो एक बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है और वो डिस्कस करने के काबिल है, वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा, मुकाबला दलेरी से करना है, ओहदे आनी जानी चीज है, आज हैं कल नहीं होंगे, जितना वक्त अल्लाह ने दिया है इस वक्त में अपना किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस साहब की ये बात तो बड़ी अहम है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और इसका इख्तिताम होना चाहिए। चले, मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, सुबह का बुला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये शायद फिक्रा यहां पे दुरुस्त साबित नहीं होता। ये बहुत पहले करने वाले काम थे, ये बहुत पहले समझने वाली बातें थी। अब बहुत कुछ हो चुका हुआ है, बहुत सारी खराबियां पैदा हो चुकी हुई हैं, अब बहुत कुछ दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, एक कहावत होती है ना कि अगर कोई बीमारी लग जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसका इलाज हो जाए, लेकिन अगर बीमारी का बर वक्त इलाज ना किया जाए या किसी जख्म के ऊपर बर वक्त मरहम ना रखा जाए तो क्या होगा, बीमारी बढ़ जाएगी, जख्म बढ़ जाएगा और उसका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि जितनी आपने गफलत की होगी, जितनी आपने लापरवाही होगी, उसके इलाज में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अगर अब अदलिया ने यह डिसाइड कर लिया है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुदाखलत का जल्द खात्मा कर देंगे, तो ये एक खुश आइंद बात है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अभी बहुत वक्त लगेगा आपको स्टैंड होने में, अभी बहुत सारे काम आपके करने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आपने बहुत पहले ये काम किए होते, बहुत पहले आपने ये फैसला किया होता, तो आज पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हालात की खराबी में, बदअमनी में, नाइंसाफी में आपका बहुत बड़ा हाथ है। वो किस तरह से? सबसे पहली बात, आपका काम है इंसाफ फराहम करना, लेकिन आप इंसाफ फराहम नहीं कर रहे। किस तरह? देखें, अगर हम इंटरनेशनल सर्वेस की बात करें तो, करप्शन की बात करें तो आपका नंबर सबसे टॉप के ऊपर आता है। अगर हम मराआत की बात करें तो फिर भी आपका नंबर सबसे टॉप के ऊपर आता है। अगर हम इंसाफ की फराहमी की बात करें तो फिर आपका नंबर सबसे एंड के ऊपर आता है। मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 138 या 140 नंबर के ऊपर आता है इंसाफ की फराहमी के हवाले से। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप गवर्नमेंट से मराआत लेते हैं, सहूलियात लेते हैं, बेशुमार किस्म की आप मराआत लेते हैं, तो उसके मुताबिक आप अपना काम नहीं कर रहे, आप अपने फराइज, अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहे। हजारों लाखों लोग अदालतों के हर रोज चक्कर लगाते हैं, कभी उनके केस सुने नहीं जाते, कभी केस लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, कभी तारीखें पड़ जाती हैं, साल हर साल, बल्कि नस्ल दर नस्ल केसों में तारीखें पड़ती रहती हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। करप्शन का खात्मा करें, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चीफ जस्टिस साहब, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी सुबार्डिनेट जो अदलिया है उसके ऊपर सख्ती करें और करप्शन का खात्मा करें, क्योंकि करप्शन में आपका नंबर सबसे टॉप के ऊपर आ रहा है। मेरा ख्याल है अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर के ऊपर पुलिस आती है और दूसरे नंबर के ऊपर आपका नाम आता है अदलिया का। तो पहले करप्शन का खात्मा करें और दूसरे नंबर पे इंसाफ की फराहमी को बर वक्त यकीनी बनाएं। अगर आप इंसाफ करें या इंसाफ की बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाएं तो कम से कम आपका नंबर 138 या 140 में ना आता। आपको इस हवाले से सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है। देखें, एक मकूला है कि अगर आप बर वक्त इंसाफ फराहम नहीं करते तो इसका यह मतलब है कि आप इंसाफ मुहैया ही नहीं कर रहे। तो लिहाजा सबसे पहले तो मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि इंसाफ की बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा माजी की तरफ जाऊं तो मुझे लगता है कि इस मुल्क की खराबी में, इस मुल्क के हालात खराब होने में, इस मुल्क में जो भी
नाचाकी है, अनारकी है, बदअमनी है, और जिस हद तक इस्टेब्लिशमेंट ने आपको कंट्रोल किया हुआ है, उसको देख के ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बड़ा कसूर आपका है। अगर अदालतें इंसाफ करें, किसी भी ताकत को हैसियत और अहमियत ना दे, किसी का प्रेशर कबूल ना करें, जो भी उनके ऊपर रोब डालने की कोशिश करे, प्रेशर डालने की कोशिश करे, मदाखलत करने की कोशिश करे, अपनी मर्जी के फैसले उनके ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करे, तो अदलिया का काम है कि उसको एक्सपोज करे, उसको अवाम के सामने लेके आए, उनको शोकाज दें, उनको अदालत में बुलाएं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, तौहीन अदालत का नोटिस दें, सजा दें, उनको जेल के अंदर बंद करें। लेकिन आप देर कर चुके हैं और बहुत देर कर चुके हैं। अभी ये जख्म भरने में टाइम लगेगा, अभी ये बीमारी खत्म होने में टाइम लगेगी। देखिए, माजी की बात करें तो आपने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं। अभी तो आप कहते हैं ना कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे, उसका हम खात्मा करेंगे। ये आपको बहुत पहले करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत आज नहीं हुई है, बहुत पुरानी चलती आ रही है। जब जुल्फकार अली भुट्टो के केस का आपने फैसला किया था तो क्या उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं थी? आपने उस वक्त भी गलत फैसला किया। जुल्फकार अली भुट्टो को आपने नाहक तौर पर कत्ल किया। आपके ऊपर यह सबसे बड़ा इल्जाम है कि आपने जुडिशियल मर्डर किया। मतलब कि अदलिया के ऊपर इससे बड़ा इल्जाम और अदलिया के मुंह के ऊपर इससे बड़ा तमाचा और क्या हो सकता है कि आपने जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर किया। मतलब कि आप कातिल हैं, और उसके बाद आप इसके ऊपर कहते हैं कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। इसका मतलब यह है कि आप कन्फेस कर रहे हैं कि आपसे उस वक्त गलती हुई। उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत थी, उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट का आपके ऊपर प्रेशर था, उस वक्त भी आपने इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म की तकमील करते हुए जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। तो क्या आपने जुल्फकार अली भुट्टो के खानदान से माफी मांगी? नहीं। आपने अवाम से माफी मांगी? नहीं। मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो आपने जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ गलत फैसला दिया था, नाजायज तौर पर उसकी जान ली थी, आपको पूरी पाकिस्तानी कौम से माफी मांगनी चाहिए, जुल्फकार अली भुट्टो के पूरे खानदान से माफी मांगनी चाहिए, और आइंदा तौबा करनी चाहिए कि हम किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे, नाइंसाफी नहीं करेंगे, और अपने फैसले इंसाफ पर मबनी करेंगे। किसी का दबाव नहीं लेंगे, किसी का प्रेशर नहीं लेंगे, और किसी के हुक्म के मुताबिक हम फैसला नहीं करेंगे। आपके ऊपर एक और भी बहुत बड़ा इल्जाम है, बल्कि एक नहीं, चार आपके ऊपर और बहुत बड़े इल्जाम है। क्योंकि जब एक चलती हुई हुकूमत के ऊपर एक डिक्टेटर शब खून मारता है, नाजायज तौर पर मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेता है, आइन को तोड़ता है, आइन के साथ गद्दारी करता है, तो उस वक्त शेल्टर देने वाले कौन हैं? आप हैं। जब अयूब खान आया तो आपने उसको प्रोटेक्ट किया, जनरल जियाउल हक आया तो आपने उसको प्रोटेक्ट किया, परवेज मुशर्रफ आया तो आपने उसको प्रोटेक्ट किया। उस वक्त अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर ना लिया होता, कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया होता, तो कम से कम आज आपको इस तरह यह ना कहना पड़ता कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है और हम इस मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत थी। जब से यह पाकिस्तान आजाद हुआ है उस वक्त से लेके आज तक एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत रही है और अदलिया से अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते रहे। आपने नजरिया जरूरत के तहत जो आज तक गलत फैसले किए हैं, आपको उसके ऊपर कन्फेशन करना चाहिए, आपको यह तस्लीम करना चाहिए कि आपके वो फैसले गलत थे। आपको उसके ऊपर कौम से माफी मांगनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए कि आइंदा आप आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक फैसले करेंगे और आइंदा आप किसी किस्म का कोई दबाव नहीं लेंगे, कोई प्रेशर नहीं लेंगे। चलिए, चीफ जस्टिस साहब का यह कहना खुश आइंद बात है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप अपने इस फैसले के ऊपर खड़े रहे, अगर आप अपने इस फैसले के ऊपर खड़े रहेंगे, आइन, कानून, इंसाफ और अपनी जमीर के मुताबिक फैसले करते रहेंगे, तो पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी इज्जत भी करेगी और मुल्क के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ एक मुकदमा था अमानत में खयानत के हवाले से, उसमें डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद कार्य सरकार में मुदाखलत के हवाले से एक और मुकदमे में उनको नामजद कर दिया गया। बहरहाल वो काबिल जमानत था। आज एक दफा फिर इमरान रियाज को जब अदालत के अंदर पेश किया गया, एक तो ये कि वो काबिल जमानत था और दूसरे नंबर पे उस केस को ही डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इमरान रियाज खान की डिस्चार्ज के बाद उन्हें रिहा करने का हुक्म सादर कर दिया गया और आज इमरान रियाज खान की रिहाई हो चुकी है। देखिए, इमरान रियाज खान साहब को मैं एक मशवरा देना चाहूंगा, अगर तो आप इस मशवरे के ऊपर अमल कर लेंगे तो आई होप कि आप आइंदा गिरफ्तारी से बच जाएंगे। देखिए, अगर आप अपना कंडक्ट ठीक नहीं करेंगे तो फिर आपकी गिरफ्तारी बार बार होती रहेगी। सबसे पहले जब आप फौज के खिलाफ बात करते थे, फौज के खिलाफ तकरीरें करते थे, फौज के खिलाफ अपने विला करते थे, फौज के खिलाफ आप नारे लगाते थे, मुझे उस वक्त भी पता था कि आपकी गिरफ्तारी होगी और आप तकरीबन 6-7 महीने लापता रहे। जब आप वापस आए
तो उस वक्त भी आपके वीलाग सुनने के बाद मुझे अंदाजा था कि एक बार फिर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। आप फिर गिरफ्तार हो गए। अगर आपने अपना रवैया तब्दील ना किया, देखें, अगर आप ये समझते हैं ना कि मैं हक सच के साथ हूं, मैं सच बोलूंगा, देखिए, अदारों के खिलाफ बात करना या कोई इंतशार फैलाना या फौज के खिलाफ बात करना या अवाम को फौज के खिलाफ तहरीक देना, ये कोई सच बोलना नहीं है। ये आप बिल्कुल भी किसी किस्म की कौम की खिदमत नहीं कर रहे। एक सहाफी वो होता है जो कि न्यूट्रल हो, वो किसी एक साइड की तरफ नहीं होता, वो किसी एक पार्टी की तरफ नहीं होता, वो किसी एक लीडर की तरफ नहीं होता, वो न्यूट्रल बात करता है। अगर उसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात सही लगेगी तो उसे सही कहेगा, गलत लगेगी तो गलत कहेगा और उसके ऊपर तनकीद करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई बात सही लगेगी तो उसे सही कहेगा, गलत लगेगी तो उसको बुरा कहेगा और उसके ऊपर तनकीद करेगा। लेकिन आप सिर्फ एक पार्टी की फेवर में बात करते हैं, वो सही है, वो गलत है, वो स्याह करे, वो सफेद करे, आप सिर्फ उसको फेवर करते हैं। आपने कभी भी न्यूट्रल रह के बात नहीं की। तो लिहाजा मैं सबसे पहले आपसे यह गुजारिश करूंगा कि आप जब तक एक सहाफी का जो असल किरदार बनता है उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, आप न्यूट्रल नहीं होंगे, सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे, एक पार्टी की साइड लेंगे, दूसरी तमाम पार्टीज की आप मुखालफत करेंगे, फौज की मुखालफत करेंगे, उनके खिलाफ आप एक तरह से तहरीक चलाएंगे और अवाम को फौज के खिलाफ मोटिवेट करेंगे, तो फिर इस तरह से आपकी रिहाई नहीं होगी। आप बार बार पकड़े जाते रहेंगे, गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे। देखिए, आपके इस कंडक्ट की वजह से आप भी डिप्रेशन में, आपकी पूरी फैमिली भी डिप्रेशन में। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि आपको न्यूट्रल रह के चलना चाहिए, एक सहाफी के तौर पे चलना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा इद्दत में निकाह वाला केस अब मोहम्मद अफजल मुजोका साहब के पास आ गया है। उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी कि अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन के अंदर इस केस का फैसला कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इस केस का थोड़ा सा पस मंजर बता दूं कि ये केस शाहरुख अर्जुमंद के पास था। इस केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी थी, फैसला होने वाला था, लेकिन सेम टाइम खावर मानिका साहब अदालत के अंदर आए, उन्होंने हल्ला गुला किया, जज के ऊपर अदम एतमाद किया, इमरान खान और बुशरा बीबी को बददुआएं दी वगैरह वगैरह। तो वहां पर जज साहब ने यह समझा कि अब मुझे इस केस का फैसला नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ चुका है। तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक खत लिखा कि आप इस केस को किसी दूसरे जज के पास मुंतकिल कर दें, मैं इस केस का फैसला नहीं करना चाहता। तो अल्टीमेटली अब यह केस मोहम्मद अफजल मुजोका साहब के पास आ गया हुआ है, जिन्होंने ये कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन के अंदर इस केस का फैसला कर दूंगा। बेशक दूसरी पार्टी की तरफ से कोई अदालत में पेश होता है नहीं होता, इसके बावजूद भी मैं इस केस का फैसला कर दूंगा। तो मुजोका साहब के इस बयान को लेके बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की डिबेट की। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल एक लाइटर मोड में बात की है, जिस तरह से एक आदमी एक ऐसी रूटीन में कहता है कि जी अगर जिंदगी रही तो मैं ये काम करूंगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, शायद इस्टेब्लिशमेंट का उनके ऊपर प्रेशर है और वो समझते हैं कि उनकी जान को खतरा है कि अगर वो जिंदा रहेंगे तो इस केस का फैसला करेंगे। बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। तो बहरहाल एक रूटीन की बात थी, एक नॉर्मल बात थी, इसको मेरा ख्याल है किसी अदरवाइज प्रोस्पेक्ट में नहीं लेना चाहिए। तो बहरहाल मुजोका साहब, मैं यहां उनके साथ गुजरांवाला में काम कर चुका हूं, वो इंतहाई कॉम्पिटेंट बंदे हैं और किसी भी किस्म का वो प्रेशर नहीं लेते। तो आई होप वो इस केस का फैसला बिल्कुल कानून के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक करेंगे और आई एम श्योर कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस में बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।